हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट के साथ। तो बेटा सबसे पहली जो चीज हमने पढ़नी है, जिसको कुछ लोग हीट वन भी बोलते हैं और हम लोग उसको बोलेंगे कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो बेटा पहला टॉपिक जो है कैलोरीमेट्री, बिल्कुल ही लल्लू टॉपिक है जिससे हमने स्टार्ट करना है ना। लेकिन बेटा मैं जस्ट आपको ये बताऊं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। बेसिकली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मोडायनेमिक्स का बेटा बेसिकली मेन टारगेट क्या होता है कि हमको इंजन डेवलप करना होता है। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बेटा ये यूनिट है जो हमारे को इंजन डेवलप करके देता है और जो दुनिया से स्लेवरी एक्चुअली खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, है ना। क्योंकि बेटा मतलब अंग्रेजों को लगा कम वक्त हम मतलब आधी दुनिया पे उन्होंने राज की, छोटी सी पिद्दी सी कंट्री ने, तो मतलब उनको मतलब ये लगा ना कि यार मतलब प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये थी ना कि मतलब हमको क्या करना था, खेती बाड़ी करनी है ना, हल जोतने हैं। तो बेटा मतलब अगर इंजन नहीं है तो बेटा लोगों से करवाते थे, स्लेव्स बनाते थे, इनह्यूमन एक्टिविटी करते थे। फिर उनको समझ में आया यार जब वही काम बहुत ही सिंपल तरीके से इंजन से हो सकता है तो क्यों स्लेवरी करी जाए। फिर उन्होंने काफ़ी सारी मतलब फाइट्स करी, मतलब काफ़ी सारे देशों को आज़ादी दिलाने के लिए भी। तो बेसिकली मतलब ये इंजन है बेटा जो मतलब जिसके कारण मतलब है ना बहुत सारे देशों को आज़ादी भी मिली है, जिसके कारण लोगों की आंखें खुली बेसिकली। चलिए आइए आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले द मोस्ट लल्लुएस्ट टॉपिक ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स विच इज नोन एज कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री कैलोरी कैलोरी बेटा बेसिकली पहले पता क्या होता था, हीट को ना हम ये मानते थे कोई फ्लूइड है जो फ्लो करता है। हीट भी एक मिसअंडरस्टूड वर्ड है। हीट बेसिकली है थर्मल एनर्जी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है विच इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज नोन एज हीट। एक आप कढ़ाई में मतलब मान लो कि सब्जी बना रहे हो और कड़छी आपके हाथ में है ना, वो एक पैन सा है लोहे का जिसके आगे ऐसे कटोरा सा बना वो आपके हाथ में कड़छी है ना। तो बेटा उससे आप चला रहे, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है, कपड़े से पकड़ के चलाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा गर्म से ठंडे की तरफ कुछ एनर्जी फ्लो के आ गई विच इज नोन एज हीट। ठीक है। अब कैलोरी बेटा पता क्या था, पहले ये माना जाता था कि जो फ्लो के आई ना कोई फ्लूइड है जो फ्लो के आ रहा है ना, और उसका नाम दिया गया था हीट। तो पहले लोग क्या मानते थे, हीट एक कोई फ्लूइड है जो फ्लो करता है, जो फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने का यूनिट होता था कैलोरीज, है ना। कैलोरीज में मेजर करते थे। हीट को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं माना जाता था, इसीलिए ही तो बेटा मतलब हम लोगों ने नाम भी इस तरीके से रखे थे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कि भैया एक पत्थर को फेंका है ना, फ्रिक्शन था, इसके कारण वो रुक गया तो क्या हुआ कि हमने बोला कि ये तो मैकेनिकल एनर्जी गायब हो गई, बट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। मतलब ये कंडीशन मानी जाती है। तो हमने माना कि जहां पे फ्रिक्शन टाइप के फोर्सेज होंगे वो कैसे होंगे, नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, क्योंकि बेटा थर्मल एनर्जी को एनर्जी माना ही नहीं जाता था। ठीक है। तो बेसिकली तब हम इसलिए हमने नाम दिए थे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। और कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब इस तरीके से ही नामकरण हुए थे क्योंकि हम थर्मल एनर्जी को फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं मानते थे, है ना। इसीलिए मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की बात करते थे कि भाई कितने वर्क से कितनी हीट बन सकती है ना। तो बिल्कुल बकवास की बात है। आज की डेट में अगर कोई पूछेगा एक जूल से कितनी हीट बन सकती है, एक जूल से कितनी थर्मल एनर्जी बन सकती है, एक जूल वर्क से, एक जूल। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको आज की डेट की बात बोले तो आज तो कंडीशन अलग है, लेकिन पहले कंडीशन अलग थी। तो बेटा कैलोरीमेट्री बेटा है क्या, इसमें कैलोरीज का मेजरमेंट, कैलोरीज का मेजरमेंट। और किस में करते हैं, कैलोरीमीटर में। कैलोरीमीटर क्या होता है, एक बेटा डिब्बा होता है, वेसल, है ना, डिब्बा होता है मतलब कॉपर का इन जनरल, है ना। और कोशिश करी जाती है उसको, मतलब ये माना जाता है उसको मतलब हम ऐसे वुडन पे रखते हैं जिसको मान लेते हैं जो नॉन कंडक्टिंग है कि हीट कोई सराउंडिंग को लूज नहीं होगी। उसमें हम दो चीज़ें डालते हैं, एक गर्म एक ठंडी, और उसमें वो आपस में क्या करते हैं, हीट एक्सचेंज करते हैं। मान लो गर्म दूध डाला, ठंडा दूध डाला, कुछ बीच का टेम्परेचर आ गया, तो बीच का टेम्परेचर निकाला जाएगा, आपस में कुछ क्या होगा, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगा टिल दे, है ना, अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। तो खाली बॉडीज के बीच में कैलोरीमीटर के बीच में भी हो सकता है ना। तो बेसिकली कैलोरीमेट्री क्या है, कैलोरीज का मेजरमेंट। और इन जनरल क्या होगा, दो या तीन चीजों की मिक्सिंग होगी और हमसे पूछा जाएगा बताइए फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, बताइए फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। छोटी छोटी टर्म्स हैं इसमें जिसको हमको पढ़ना होगा। तो सबसे पहली बात बेटा जिसको हम पहले कैलोरीज बोलते थे, तो 1 कैलोरी, है ना, 1 कैलोरी बेटा क्या होती है, प्लीज मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। जिसको हम पहले कैलोरीज बोलते हैं, कैलोरी 1 कैलोरी कितने जूल्स होती है, 4.18 जूल्स, है ना। आई होप बेटा ये अपने को मतलब मालूम है सबको। और बेटा अब हमको ना कुछ एक टर्म्स डिफाइन करनी जिनके नाम है स्पेसिफिक हीट, जिनके नाम क्या है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट होता है इन जनरल, स्पेसिफिक हीट हम बोलते हैं यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट से बढ़ाने के लिए,
जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो हम ये भी बोल सकते हैं 1 ग्राम का सब्सटेंस है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी दैट इज स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम या 1 किलोग्राम का सब्सटेंस है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाना है, तो बेटा कितनी थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिटी, है ना। तो अगर टेम्परेचर मेरे को यूनिट से बढ़ाना है, यूनिट मास का, तो बेटा जो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। इन जनरल ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में होती है, पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में होती है बेटा, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में होती है। तो मतलब एनर्जी का यूनिट पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिटी इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। प्लीज नोट इट डाउन। thermal energy required to raise the temperature of unit mass by unity is known as specific heat। आई होप बेटा समझ में आ रहा है। और ये थोड़ा सा मतलब ये जो शुरुआत का पोर्शन है बेटा, ये लल्लू है थोड़ा सा, है ना। आपको लगेगा सर क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, अब यही कोर्स में तो यही पढ़ाऊंगा, इसमें मेरे को कुछ हाय तौबा मचानी नहीं। तो स्पेसिफिक हीट अगर मान लो पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो 1 ग्राम का सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है दैट इज एस। तो m ग्राम का सब्सटेंस हो, उसकी अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाना हो तो ms सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर m ग्राम का सब्सटेंस हो और डेल्टा t से टेम्परेचर बढ़ाना हो तो ms डेल्टा t थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो आया आया। तो Q इक्वल टू ms डेल्टा t। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राण नहीं निकल रहे हैं बच्चा। बोलो आया आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग। तो Q इक्वल टू ms डेल्टा t समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अरे भैया 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए S थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है, तो m ग्राम का टेम्परेचर, m ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए ms, m ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए ms, तो डेल्टा t से बढ़ाने के लिए ms डेल्टा t। तो Q इक्वल टू ms डेल्टा t, Q इक्वल टू ms डेल्टा t। आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, समझ में आ गया। देख लो भैया, दिक्कत हो तो अपने से पूछ लो, कोई प्राण नहीं निकलने चाहिए, है ना। अब ये जो स्पेसिफिक हीट है, मैं जस्ट इसके बारे में बताऊं। स्पेसिफिक हीट इन जनरल जो होती है बेटा वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है ना। तो बेटा इन जनरल हमको क्या दी जाती है, एवरेज वैल्यू। तो हमको ms डेल्टा t करना है, पर अगर एवरेज वैल्यू ना दी जाए तो फिर हमको कैसे निकालनी पड़ेगी Q, फिर हमको निकालना पड़ेगा ms dt का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो भी T1 से T2 अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो। क्योंकि भैया 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए S, तो m का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए ms, तो m का dt से बढ़ाने के लिए ms dt। अब S अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग है, तो dt के लिए मान सकते हैं कि कांस्टेंट। तो ms dt थोड़ी सी थर्मल एनर्जी सप्लाई करी, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी, टोटल थर्मल एनर्जी सप्लाइड। क्यों बेटा टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होनी चाहिए स्पेसिफिक हीट। बेटा देखो हम ये तो जानते हैं ना कि अगर किसी भी चीज को गर्म करो, थर्मल, आप क्या करो, थर्मामीटर को मुंह में धर लो तो मरकरी फैल जाती है। कभी फील किए, बिल्कुल फील किए। थर्मोमीटर को मुंह में धरो तो मरकरी जो होती है अंदर वो फैल जाती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो डायमेंशंस होते हैं ना बेटा चीजों के ना, वो बढ़ते हैं, है ना। कुछ चीजें ज्यादा फैलती, कुछ चीजें कम फैलती। ऐसा नहीं होता कि भाई मतलब मान लो कि आपकी मम्मी ने दाल धरी और मतलब उसमें प्रेशर कुकर में, और थोड़ी देर में मम्मी आवाज दे, ए जी सुनो जी, देखो जी यहाँ तो प्रेशर कुकर इतना बड़ा हो गया। ऐसा नहीं होता है ना, बहुत थोड़ा सा मतलब डायमेंशन में चेंज आता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो थर्मल एक्सपेंशन कुछ तो होते हैं, मतलब मटेरियल में, मतलब जो अगला मेरा चैप्टर का नाम ही थर्मल एक्सपेंशन है, जिसमें क्या होता है सब्सटेंस के बीच का डिस्टेंस कुछ कुछ चेंज होते रहते हैं बेटा। एटम्स के बीच का मतलब जो सेपरेशन है वो चेंज होता है अलग अलग टेम्परेचर पे। और बेटा जब सेपरेशन चेंज हो जाएगा तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चेंज हो गया तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो बेटा बेसिकली मैं सेपरेट कर रहा हूँ। और सेपरेट कब करना आसान होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन जो होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जब वो कम हो, है ना। तो आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सेपरेशन, अलग अलग सेपरेशन तो अलग अलग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अलग अलग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो अलग अलग थर्मल एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों बस मैंने आपको ये बताया Q इक्वल टू ms dt का समेशन है ना। और अगर S की एवरेज वैल्यू होगी तो फिर हम ms डेल्टा t कह देंगे, जो कि मेरे को 99% क्वेश्चन में यही मिलेगी, ms डेल्टा t डायरेक्टली यूज करने के लिए। अब एक टर्म होती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी बॉडी के लिए, जो बॉडी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए थर्मल एनर्जी जो सप्लाई करनी पड़ती है दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी है पूरी बॉडी का टेम्परेचर, पूरी बॉडी का टेम्परेचर
1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। जो भी बॉडी, अगर मान लो m मास की बॉडी है, उसकी स्पेसिफिक हीट S है, ठीक है, तो इसकी हीट कैपेसिटी, बेटा हीट कैपेसिटी इन जनरल C से डिनोट करते, तो वो क्या होगी m S, मतलब टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है 1, तो डेल्टा T 1 होगी। तो बेटा ms हो गई हीट कैपेसिटी, मतलब पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए कितनी थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अरे बेटा 1 ग्राम के लिए करनी पड़ती है S 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना, तो m के लिए ms करनी पड़ेगी, तो ये हो गई हीट कैपेसिटी। ये क्या है प्यारे बच्चों, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड, बेटा प्लीज नोट इट डाउन, हीट कैपेसिटी इज थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ thermal energy required to raise the temperature of the body by 1 degree centigrade। I hope बेटा मैं आपको समझा पाया हूं हीट कैपेसिटी क्या होती है। इसके बाद एक टर्म आती है कभी कभी वाटर इक्विवेलेंट। बेटा पहले मैं आपको मतलब टर्म से थोड़ा इंट्रोड्यूस करता जा रहा हूं। अब बेटा वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट देखो, जैसे मान लो कि जैसे सपोज करो आप अगर क्वेश्चंस कर रहे हो फिजिक्स के, तो आप जल्दी करोगे या मैं जल्दी करूंगा, मेरे को एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना, तो मैं जल्दी कर लूँगा आप लोगों से। तो बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो आपको 1 घंटे में, मतलब मैं 1 घंटे में मान लो 100 क्वेश्चन करता हूँ और आप 1 घंटे में 10 करते हो, तो 1 प्रदीप सर इज इक्वल टू 10 आप। मान लो आपका नाम है X, तो 1 प्रदीप सर इक्वल टू 10X, मतलब मेरे बराबर क्वेश्चंस करने के लिए आप जैसे 10 चाहिए, है ना। आप समझ गए ना इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आ गया, है ना। या मान लो कि अलग अलग टाइप के ना एल्कोहल्स है ना, पीने से चढ़ जाती है ना, अपने ऐसा काम नहीं करते, गलत काम है ना, करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली चीज़ें है ना। लेकिन जस्ट एग्जांपल देने के लिए कह रहे हैं, मान लो कि अलग अलग एल्कोहल्स हैं, एक इतना पियो तो जो असर होता है, दूसरा उतना पियो तो वो असर होता है, तो पहले वाले का इतने का इक्विवेलेंट ये है। आप समझ पा रहे, इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आ गया। तो बेटा वैसे ही बस यहां पर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, अगर मान लो m ग्राम सब्सटेंस है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक हीट अगर S है, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए ms डेल्टा T ये सप्लाई करनी पड़ेगी, कोई भी m ग्राम सब्सटेंस है। और अब वाटर है, वाटर मान लो W ग्राम है, तो ये हो गया उसका वाटर इक्विवेलेंट। इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा तो इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 ms डेल्टा T होगी 1। ये m ग्राम का वाटर इक्विवेलेंट हो गया। तो m ग्राम वाटर हो, उसके इक्विवेलेंट में आप वाटर ले सकते हो कि वाटर को अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करना है तो कितना वाटर लें जो भी वही थर्मल एनर्जी लेगा, जो भी वही थर्मल एनर्जी लेगा। अच्छा, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है, यहीं से स्पेसिफिक हीट को, यहीं से 1 कैलोरी को डिफाइन किया गया था। स्पेसिफिक हीट जो होती है बेटा वाटर की, वो होती है 1 कैलोरी, है ना, अप्रोक्सीमेटली। एक्चुअली अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। तो बेटा जो मतलब जो 1 कैलोरी की डेफिनेशन है, प्लीज मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक बार सुन ले। आप जानते भी होंगे, स्कूल में भी आपने पढ़ी होगी प्रोबेबली। बेटा डेफिनेशन होती है 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फ्रॉम 14.5 टू 15.5 क्यों आ रहा है, दैट इज अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग थर्मल एनर्जी चाहिए, अलग अलग टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अलग अलग थर्मल एनर्जी चाहिए। दैट इज स्पेसिफिक हीट इज नॉट कांस्टेंट बट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दैट इज स्पेसिफिक हीट इज नॉट कांस्टेंट बट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्या ये बात समझ में आई बेटा? एक बार ना फटाफट से ना मतलब सारी टर्म सुनते चले जाइए, फिर मैं रिवाइज भी करा दूंगा एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल के, है ना। लेकिन तब तक क्या करें, एक एक टर्म सुनते जाएं, समझते जाएं, बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी चीजें प्यारे बच्चों। तो बेटा मैंने आपको क्या बता दी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बेटा होती है 1, लेकिन अगर एक्चुअली बताऊं तो 1 होती है तब के लिए जब 14.5 से 15.5 किया जाए। तो 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लीज नोट इट डाउन। 1 calorie is the amount of thermal energy required to raise the temperature of 1 gram water by 1 degree centigrade from 14.5 to 15.5 degree centigrade। बोलो आया आया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भैया, बिल्कुल मक्खन है, बिल्कुल मक्खन है। आ गया, बिल्कुल आ गया। तो प्यारे बच्चों ये हमको समझ में आ गया स्पेसिफिक हीट क्या, मतलब 1 कैलोरी क्या होता है। तो बेटा लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1 ही रहती है, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है ना स्पेसिफिक हीट में, इसलिए 1 ले लेते हैं। तो बेटा वाटर इक्विवेलेंट क्या है कि अमाउंट ऑफ वाटर क्या ले लें, W ग्राम वाटर ले ली, M S 1 डेल्टा T 1,
और m ग्राम सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट S थी, इसका टेम्परेचर 1 से बढ़ाने के लिए ms डेल्टा T, जो m ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी दी, W ग्राम वाटर को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना तो ये थर्मल एनर्जी दी, इनको बराबर कर दी, तो W के आगे ms, तो ये m ग्राम का वाटर इक्विवेलेंट हो गया, m ग्राम सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट हो गया W, तो W आगे ms, W के आगे प्यारे बच्चों ms। क्या ये बात समझ में आई है? बिल्कुल आई है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो W आगे ms, देख लीजिए भैया, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आई होप समझ में आ गया आप लोग को, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए रब किया जाए। तो W आ गया प्यारे बच्चों ms। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या, मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, वाटर इक्विवेलेंट है अगर m ग्राम सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 से बढ़ाना है और वाटर का टेम्परेचर 1 से बढ़ाना है, तो बेटा थर्मल एनर्जी बराबर लगेगी। तो वाटर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? m ग्राम सब्सटेंस है, मान लीजिए m ग्राम आयरन है, MFE SFE डेल्टा T, डेल्टा T हो गया 1, और वाटर का वाटर इक्विवेलेंट W स्पेसिफिक हीट 1 डेल्टा T 1, तो W के आगे MFE SFE। तो ms जो है बेटा बेसिकली वो वाटर इक्विवेलेंट होता है ना, अगर मतलब स्पेसिफिक हीट कैलोरीज में ले रहे हैं और मास ग्राम में, ठीक है। अब अगली चीज आती है बेटा, मैंने आपको क्या क्या बता दी, मैंने आपको बता दिया कि हीट क्या होता है। हीट होता है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट बेटा एक ट्रांसफर प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मतलब हीट को ना इन जनरल लोग गलत बोलते हैं कि हीट कितनी दी। हीट एक ट्रांसफर प्रोसेस, हीट क्या प्यारे बच्चे, एक ट्रांसफर प्रोसेस। हीट क्या है, एक ट्रांसफर जिसमें थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे मतलब थर्मल एनर्जी और हीट को लोग एक ही चीज समझ लेते हैं, गलत। जैसे मान लो कि अगर आपने कभी चांटा खाया जबरदस्त वाला, मान लो आपके टीचर ने आपको चांटा मारा जोर से, बिल्कुल बढ़िया करके जमा के, तो गाल गर्म हो जाता है। वो पता है क्या, वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस है, जाके टकराया, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हुए, थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन हो। फिर थोड़ी देर बाद कान गर्म होता है, गाल गर्म हो गया, कान अभी ठंडा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो हुआ, तो कान गर्म हुआ बिकॉज ऑफ हीट, हीट फ्लो हुई फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आया? हंस सकते हैं आप लोग, है ना। अरे भाई हंस लो थोड़ा सा भाई प्लीज यार, कैमरे तू तो हंस ले भाई। तो आइए बच्चों देखते हैं, प्यारे बच्चों मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। बेटा मैंने आपको ये समझा दी कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। स्पेसिफिक हीट होता है बेटा 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए। एक्चुअली यूनिट मास का बोलना चाहिए क्योंकि किलोग्राम में भी हो सकता है ना, तो पर किलोग्राम में भी हो सकती है। मतलब यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी होती है पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। वाटर इक्विवेलेंट क्या हो गया, समझा दिया, ठीक है। ओके चलिए, अब इसके बाद क्या होता है बेटा, कैलोरीमीटर में हम क्या करते हैं, दो चीजों को मिक्स। कैलोरीमीटर क्या होता है बेटा, तांबे का बर्तन है, कॉपर का है ना, उसमें दो चीजें मिक्स कर दे रहे हैं, सिंपल है ना, एक बर्तन है, कुछ नहीं। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। अच्छा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है बेटा, जैसे अगर मान लो दो चीजें, एक m1 मास की है जिसकी स्पेसिफिक हीट S1 है जिसका टेम्परेचर T1 है, और मान लो T1 जो है वो T2 से बड़ा है, और दूसरी बॉडी है जिसका मास M2 है, स्पेसिफिक हीट S2 है और टेम्परेचर T2 है, T1 T2 से बड़ा है। अब क्या होगा बेटा, इनको अगर मिक्स करेंगे तो ये जो गर्म है थोड़ी ठंडी हो जाएगी, ठंडी थोड़ी गर्म हो जाएगी। मान लो ठंडा दूध गर्म पानी मिक्स कर दे तो बीच का टेम्परेचर आ जाएगा। कुछ फील आ रही है कुछ बात की? हाँ बिल्कुल आ रही है। अब बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, थर्मल एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी गेन्ड। थर्मल एनर्जी लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी गेन्ड बाय द अदर बॉडी। आया? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है बेटा, जब दो बॉडीज को अगर आपने मिक्स किया, दो चीजों को आपने मिक्स किया जिनके टेम्परेचर अलग अलग हैं, जिनके टेम्परेचर अलग अलग हैं, तो बेटा क्या होगा, फाइनली दोनों बराबर टेम्परेचर पे आ जाएंगे। हायर से लो टेम्परेचर पे फ्लो करती रहती है थर्मल एनर्जी, और जब टेम्परेचर बराबर हो जाता है, जब टेम्परेचर बराबर हो जाता है तो बेटा थर्मल एनर्जी का फ्लो बंद हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। बेटा देखो, अगर दो बॉडीज, अगर एक का टेम्परेचर ज्यादा हो और एक का टेम्परेचर कम, तो इससे इसको थर्मल एनर्जी आएगी। पर जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा ना, तो बेटा क्या होगा, थर्मल एनर्जी का फ्लो बंद हो जाएगा। अभी तो फ्लो हो रहा था, अब फ्लो नहीं। तो बेटा टेम्परेचर को इसीलिए हम बोलते हैं ना, मतलब टेम्परेचर जीरोथ लॉ जो है वो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर है। जीरोथ लॉ आपने कई बार सुना होगा बेटा, ये तो
मतलब जो ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। जानते हैं हम लोग? बिल्कुल जानते हैं बेटा। इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या? इसको डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर क्यों कहते हैं बेटा? देखो ये बी बॉडी है, ये ए, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या प्रॉपर्टी कॉमन होती? प्रेशर, टेम्प, कुछ भी कॉमन हो सकता था, प्रेशर, कलर, है ना, वॉल्यूम, डेंसिटी, पर वो जो चीज कॉमन होती है वो टेम्परेचर होती है। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन मतलब अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में तो जो प्रॉपर्टी कॉमन है दैट इज टेम्परेचर। अगर ए बी थर्मल इक्विलिब्रियम, बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो इन सब बॉडीज में जो ए बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इन सब बॉडीज में जो प्रॉपर्टी कॉमन है दैट इज टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर। आया प्यारे बच्चों? बिल्कुल आया। तो बेटा मतलब थर्मल मतलब तो बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम कब आता है? जब टेम्परेचर बराबर हो जाता है। तो बेटा यहां पर मेरे पास क्या था? दो बॉडीज थी, एक का मास m1 स्पेसिफिक हीट S1 टेम्परेचर T1, एक का मास m2 स्पेसिफिक हीट S2 टेम्परेचर T2। अब बेटा इनको हमने कर दिया मिक्स। अब क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर कुछ T आ जाएगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, तो ये थर्मल एनर्जी लूज करेगी, ms डेल्टा T, T1 माइनस T, और इसका टेम्परेचर बढ़ के T हो जाएगा, m2 S2 T माइनस T2। तो जितनी इसने थर्मल एनर्जी लूज करी ms डेल्टा T, उतनी ही उसने गेन करी ms डेल्टा T। ये होता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। थर्मल एनर्जी लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी गेन्ड बाय द अदर बॉडी। आया? बिल्कुल आया। तो बेटा फटाफट से ऐसा करेंगे कि लिख लेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के मतलब अगर दो बॉडीज को, अगर हम दो चीजों को अगर हम नजदीक लेके आ रहे हैं, है ना, या दो लिक्विड्स को अगर हम मिक्स करें या दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लेके आ रहे हैं, तो बेटा क्या होगा? जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे वो थर्मल एनर्जी लूज करेगी, जो लोअर टेम्परेचर पे वो गेन करेगी, और थर्मल एनर्जी लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी गेन्ड बाय अदर बॉडी। कई बार कुछ लोग बोलते हैं हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हीट बेसिकली थर्मल एनर्जी ट्रांसफर है ना। हीट क्या है? बेसिकली थर्मल एनर्जी ट्रांसफर। तो हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अदर। समझ में आ रही है ना बात? जो एक बॉडी जितनी थर्मल एनर्जी लूज कर रही है, दूसरी बॉडी उतनी ही थर्मल एनर्जी गेन कर रही है। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया तो फिर फ्लो होना बंद हो जाएगा। हमको यही सब चीजें करनी होंगी कि दो बॉडीज की मिक्सिंग करी, फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या आएगा, इसी बारे में हमको पूरे चैप्टर में चर्चा करनी है। इसके बाद बेटा दो चीजें आती, एक तो हो गया बेटा Q इक्वल टू ms डेल्टा T, मैंने पढ़ लिया, आपको बता दिया, ठीक है। एक तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया Q इक्वल टू ms डेल्टा T। क्या बता दिया? Q इक्वल टू ms डेल्टा T। ठीक है, ये बता दिए प्यारे बच्चों एक मैंने आपको। और दूसरी चीज प्यारे बच्चों मैंने आपको अब बतानी है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या प्यारे बच्चों? लेटेंट हीट है यूनिट मास को फेज चेंज करने के लिए जो थर्मल एनर्जी चाहिए। 1 ग्राम आइस को पिघालने के लिए जो थर्मल एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर 1 ग्राम वाटर को इवेपोरेट करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जो थर्मल एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बेटा 1 ग्राम को अगर आपने कंडेंस करना है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जो थर्मल एनर्जी लगेगी दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 ग्राम लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे अगर आपको इवेपोरेट करना है तो उस टाइम जो थर्मल एनर्जी लगेगी दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सॉलिड को लिक्विड बनाने तो बॉन्ड तोड़ने है ना, लेकिन लिक्विड को गैस बनाना तो बॉन्ड भी तोड़ने और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपैंड भी करना है। लिक्विड से गैस में ना बेटा बहुत ज्यादा वॉल्यूम का चेंज आता है, तो इस टाइम पे हमको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से काफी ज्यादा होती है। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है अगर 1 ग्राम लिक्विड को सॉलिड को आपको अगर 1 ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो बेटा जो थर्मल एनर्जी लगेगी दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और 1 ग्राम लिक्विड को अगर 1 ग्राम वेपर में कन्वर्ट करना है तो उस टाइम जो थर्मल एनर्जी लगेगी दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो 1 ग्राम के लिए L देनी पड़ती है, तो m ग्राम के लिए क्या देनी पड़ेगी? ml। तो थर्मल एनर्जी क्या लगेगी बेटा? फेज चेंज करने के लिए अगर लेटेंट हीट अगर L है, कोई भी फेज चेंज, भले सॉलिड से लिक्विड भले लिक्विड से गैस, तो बेटा हमको क्या थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी? L 1 ग्राम के लिए।
तो m ग्राम के लिए क्या देनी पड़ेगी ml। तो बेटा दो फॉर्मूले हमने देख लिए, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, Q इक्वल टू ml। समझ में आ गया भैया? कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल मक्खन सी बातें हैं, ध्यान से बेटा समझ लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। लेटेंट हीट का मैं एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं। द लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट हैज टू बी सप्लाइड to the body during the change of state, even though its temperature does not change. It is measured in terms of calorie per gram and kilocalorie per kilogram। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, latent heat is the amount of heat that has to be supplied to the body during the change of state, even though the temperature does not change. It is measured in terms of calorie per gram or kilocalories per gram। टेम्परेचर चेंज नहीं होता बेटा। जब आप वाटर को बॉईल करते हैं ना, लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप बॉईल करते हैं ना, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो थर्मल एनर्जी लेके इवेपोरेट हो जाता है। अंदर वाला भी 100 पे, वो थर्मल एनर्जी लेगा जो, वो चला गया, अंदर वाला भी 100 पे। जब पूरा वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में, अब अगर आपने थर्मल एनर्जी दी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो बेटा जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। जैसे वाटर आइस है पूरी, आपने गर्म करना चालू किया, थोड़ा थोड़ा पानी बन गया, थोड़ा वाटर है, थोड़ा आइस है, तो बेटा टेम्परेचर अभी 0 ही है। जब तक आपने टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे वो लेके पिघल जाएगा, है ना। अभी लेकिन है दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, है ना। तो प्यारे बच्चों, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जब तक पूरा आइस पिघल नहीं जाएगी, जब पूरी आइस पिघल, उसके बाद जब थर्मल एनर्जी दोगे तो फिर कोई बॉन्ड वॉन्ड तोड़ने, फिर तो गर्म होने लगे। पहले क्या होगा, बॉन्ड तोड़ने में, उसको लिक्विफाई करने में एनर्जी खर्च हो रही है। अगर लिक्विड से वेपर बन रहा है, पहले तो लिक्विड से वेपर बनने में एनर्जी खर्च हो रही है, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया बेटा, कोई खास दिक्कत की बात नहीं। तो बेटा मैंने आपको समझा दिया लेटेंट हीट, मैंने आपको समझा दिया स्पेसिफिक हीट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना आप लोगों को। बेटा बहुत ध्यान से एक एक चीज को नोट कर लीजिए, नोट्स बहुत अच्छे से बना लीजिए, है ना, तभी फायदा रहेगा। तो बच्चों जो जो हमने पढ़ लिए बेटा एक बार फटाफट से देख लेते हैं। आप नोट्स भी फ्रेम कर सकते हैं, आपके सामने मैं सारे नोट्स प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया है। तो ऐसा करते एक एक करके स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आइए, ये रहा आपके सामने कैलोरीमेट्री। दिस इज द ब्रांच ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। द हीट इज यूजुअली मेजर्ड इन कैलोरीज और किलो कैलोरीज। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों, हीट क्या होता है बेटा? हीट होता है एक एनर्जी का ट्रांसफर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ये बता दिया था मैंने आपको। अच्छा, 1 कैलोरी क्या होता है बेटा? 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट क्या होता है बेटा? यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी लगती है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। इन जनरल इट इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, बट क्वेश्चंस में हमको एवरेज वैल्यू दी जाती है, तो ms डेल्टा टी यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए s थर्मल एनर्जी लगेगी, तो m ग्राम का बढ़ाने के लिए ms लगेगी, तो डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए ms डेल्टा टी लगेगी। तो Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। क्या ये बात समझ में आई है? बिल्कुल आई है। हीट कैपेसिटी क्या होती है? पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी लगेगी। तो अगर मान लो स्पेसिफिक हीट m है ना, तो m s डेल्टा टी क्या हो गया बेटा? 1। तो बेटा जो स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी होती है बेटा, वो इन जनरल क्या होती है? ms। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट भी बेटा ms के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर m ग्राम की बॉडी है, स्पेसिफिक हीट s है, टेम्परेचर 1 से बढ़ाए इतनी थर्मल एनर्जी लगेगी, और वाटर का टेम्परेचर 1 से बढ़ाने के लिए m s भी 1 और डेल्टा टी भी 1। तो बेटा W क्या आ जाएगा? ms। मतलब वाटर का टेम्परेचर अगर 1 से बढ़ाना हो, बॉडी का टेम्परेचर 1 से बढ़ाना हो या वाटर का 1 से बढ़ाना हो, तो जो थर्मल एनर्जी लगती है वो बराबर लग रही है। तो बेटा जो वाटर हमको यूज करना पड़ रहा है उसका टेम्परेचर भी 1 से ही बढ़ रहा है, और बॉडी का टेम्परेचर भी 1 से ही बढ़ रहा है। तो जो W ग्राम ऑफ वाटर है, तो W क्या हो जाएगा? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। वाटर इक्विवेलेंट मतलब अगर वाटर को गर्म कर लो उसके बदले, या आप सब्सटेंस को गर्म कर लो। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होती है बेटा? अगर दो बॉडीज को अगर आप कॉन्टैक्ट में लेके आ रहे हैं, एक का टेम्परेचर ज्यादा एक का कम है, तो बेटा क्या होगा? फाइनली दोनों का कुछ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा, है ना। हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अदर बॉडी। ठीक है, और अगर फॉर्मुलेट करो तो इस तरीके से, अगर θ1 θ2 से बड़ा है, अगर मैंने T1 T2 टेम्परेचर लिए थे, अब θ1 θ2, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा? जो ज्यादा टेम्परेचर पे उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और जो बड़े कम टेम्परेचर पे उसका बढ़ेगा। तो मान लो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया थीटा, तो m1 s1 θ1 माइनस थीटा, ये क्या हो गया? हीट लॉस्ट। और m2 s2 उसका टेम्परेचर थीटा हो गया θ2 से, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो गया? θ माइनस θ2।
m2s2 थीटा माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू m1s1 थीटा 1 माइनस थीटा। लेटेंट हीट, अब लेटेंट हीट क्या होती है बेटा, जब फेज चेंज करना होता है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, उस टाइम जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। अगर 1 ग्राम्स हमको लिक्विड को वेपराइज करना है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उस टाइम जो थर्मल एनर्जी लगेगी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर मेल्टिंग पॉइंट पे अगर मेरे को उसको सॉलिड से लिक्विड बनाना, तो उस टाइम जो थर्मल एनर्जी लगेगी 1 यूनिट मास के लिए, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 1 मास के लिए L, तो m मास के लिए क्या हो जाएगी ml, तो इसके लिए क्या आ जाएगा Q इक्वल टू ml। ठीक है, तो ये था बेटा जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको आइस की मालूम होनी चाहिए 80 होती है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की होती है 540 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये था बेटा जो कुछ भी मैंने अभी तक पढ़ाया। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चंस के साथ। चलिए बच्चों आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कैलोरीमेट्री पे जो हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन है एग्जांपल 1 जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एडेड टू वाटर। बेटा मेरे को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 60 ग्राम। मास ऑफ कैलोरीमीटर 60 ग्राम। इसके बाद मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस मास ऑफ वाटर 460 ग्राम, मतलब मास ऑफ वाटर हो गया 460 ग्राम, सॉरी 400 ग्राम, क्योंकि मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस मास ऑफ वाटर क्या रखा है 460 ग्राम। मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर प्लस आइस हो गया, अब उसमें आइस डाल दी तो कह रहे 618 हो गया, तो 460 माइनस कर देंगे 618 में से, तो मेरे पास आइस का मास आ जाएगा। शायद ये कोई खास बड़ी बात नहीं, तो मास ऑफ आइस निकल के आ जाएगा 158 ग्राम। ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भैया, specific heat of calorimeter is 0.1 degree centigrade, assuming that calorimeter was initially at temperature 0 degree centigrade। ठीक है, तो कैलोरीमीटर भी 0 पे था और जो आइस थी वो भी 0 पे थी। ठीक है भैया, और जो पानी था प्यारे बच्चों, पानी था बेटा 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, तो बेटा मेरे को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बतानी है। तो आइस कितनी है 158, तो बेटा देखो आइस और कैलोरीमीटर ये दोनों के दोनों 0 पे थे अभी, और जो वाटर था वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। ठीक है, और फाइनली दोनों मिक्स हुए और फाइनल टेम्परेचर आ रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपको बताने लेटेंट हीट ऑफ आइस। देखो पहली बात, ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 पे, तो इसने हीट लूज करी। वाटर का मास कितना 400, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी थी 1, और डेल्टा टी कितना हो गया बेटा 38 से 5 पे आ गया, तो 33 से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो ये हो गया हीट लॉस्ट, ये थर्मल एनर्जी लॉस्ट, और वही ये गेन करेगा। आइस कितनी है प्यारे बच्चों 158, तो आइस को पिघालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी 158 इंटू एल। 1 ग्राम को पिघालने के लिए 1L, तो m ग्राम को पिघालने के लिए ml। क्या ये बात समझ में आ गई? यस बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब ये 158 ग्राम आइस जो है ये हीट लेगी भी तो सही, सॉरी 158 स्पेसिफिक हीट 1, 0 से इसका टेम्परेचर 5 होगा, तो 5 माइनस 0 ये, प्लस अभी इस तरफ और ये कैलोरीमीटर भी तो हीट ले, कैलोरीमीटर का मास है 60, और कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट कितनी की वाला प्यारे बच्चों 0.1, और इसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है 0 से 5 जा रहा है, तो डेल्टा टी कितना हो गया 5। ये हो गया जो इसने थर्मल एनर्जी गेन करी, और ये हो गया इसने जो थर्मल एनर्जी लूज करी वाटर। इनको बराबर करके बेटा एक ही अननोन है एल, वो आप निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू एल की वैल्यू निकल के आएगी 78.35 कैलोरीज पर ग्राम। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। बेटा देखो कैलोरीमीटर जो था वो 0 पे था, वो 5 पे जा रहा है, तो मास कितना कैलोरीमीटर का 60, स्पेसिफिक हीट इसकी गिवन थी 0.1, तो m s डेल्टा टी 0 से 5 हो गया।
आइस जो थी वो भी 158 ग्राम थी, उसका भी टेम्परेचर 0 से 5 हो, तो पहले उसको मेल्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ml, बाद में ms डेल्टा टी हमको उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो 400 ग्राम वाटर था, इसका टेम्परेचर इनिशियल 38 था जो कि 5 पे आ रहा है, तो इसने लूज करी एनर्जी ms डेल्टा टी। 38 से 5 हुआ तो 33 से टेम्परेचर कम हुआ, तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। बस बेटा ये सिंपल सा प्रिंसिपल यूज किया और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले इस बोर्ड को चमका देते हैं, जगह बनाते हैं नया क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 लिक्विड्स A, B, C आर 12, 19 एंड 28। A, B, C, ठीक है। 12 इसका इक्वल मासेस है, इसका टेम्परेचर है 12, इसका 19 है और इसका है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट है। When A and B are mixed, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है 16, तो ए बी को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर आया 16। ठीक है, और जब बी सी को मिक्स किया तो 23 आया। ए सी को मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, तीनों का मास सेम, स्पेसिफिक हीट्स मालूम नहीं है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्स्ड। ठीक है, तो एम एस ए टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है, 12 से 16, तो ये हीट गेन कर रहा है कितनी, डेल्टा टी कितना हो गया 16 माइनस 12 दैट इज 4, तो एम एस डेल्टा टी, ये क्या हो गया हीट गेन, और ये हीट लूज कितनी कर रहा है 19 से आ रहा है 16, तो एम एस बी डेल्टा टी कितना हो गया 3, 4 एस ए इज इक्वल्स टू 3 एस बी, इक्वेशन 1। अब ये इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसका घट रहा है, तो ये हीट गेन कर रहा है और ये हीट लूज कर रहा है, तो कितनी हीट लूज कर रहा है सी वाला, एम एस सी स्पेसिफिक हीट ऑफ सी डेल्टा टी 5 हो गया, 28 से 23 पे आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हीट लॉस्ट, और ये कितनी हीट गेन कर रहा है, एम एस बी डेल्टा टी कितना हो गया बेटा 4, तो यहां से क्या गया 5 एस सी इज इक्वल्स टू 4 एस बी। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको गुस्से में आके डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 एस ए बाय 5 एस सी इज इक्वल्स टू 3 बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा 15 बाय 16, एस ए बाय एस सी आ जाएगा 15 बाय 16, खत्म। ठीक है, अब ए और सी को मिक्स करेंगे तो बेटा एक 12 पे और एक 28 पे, तो मान लो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा टी। ए और सी को जब मिक्स करेंगे, इसका टेम्परेचर है 12, इसका टेम्परेचर है 28, तो फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा, लेट से टी आ जाएगा। ठीक है, तो एम एस ए इसका टेम्परेचर बढ़ना है टी माइनस 12, करेक्ट हो गया, बिल्कुल करेक्ट होगी, और इसका टेम्परेचर घटना है। ठीक है, तो एम एस सी इसका टेम्परेचर 28 से टी होगा, तो इसका घटना है, तो 28 माइनस टी ये डिक्रीज है, तो एम एस डेल्टा टी जो इसने थर्मल लूज करी उतनी इसने गेन करी। अब एस ए एस सी का रिलेशन 1 हुआ, एस ए को लिख दो 15 बाय 16 एस सी, खत्म हो गई बात। एस ए को क्या लिख सकते हैं 15 बाय 16 एस सी, 15 बाय 16 एस सी टी माइनस 12, एम तो कट गया, दोनों के मास बराबर ही थे, बराबर एस सी वो भी कट गया, 28 माइनस टी। अब बेटा ए की इक्वेशन है और ए की वेरिएबल है टी, आई होप आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए जरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। पहले ए और बी जब मिक्स किए तो फाइनल टेम्परेचर गिवन था, उसको यूज किया, बी और सी को मिक्स किया, फाइनल टेम्परेचर दे रखा था, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना आ रहा है उसको यूज किया, एक इक्वेशन उससे निकाली, और एसए और एससी में रिलेशन निकाल के जब एसी को मिक्स किया तो उससे फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे, और जो कि निकल के आएगा टी की वैल्यू आएगी 20.26। ठीक है,
से बता दे रहा हूँ कैसे किया बेटा। जब ए और बी को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर आ रहा है 16, तो ये इसने थर्मल एनर्जी गेन करी 12 से 16 में, एम एस डेल्टा टी, एम एस ए डेल्टा टी हो गया 4 क्योंकि 12 से 16 है। ये 19 से 16 पे गया, इसने लूज करी, तो जितनी इसने गेन करी उतनी तो इसने लूज करी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक छोड़ रहा है, एक से एक ही कम हो रही है, दूसरे की उतनी बढ़ जाएगी। तो एम एस बी डेल्टा टी हो गया 3, यहां से आ गया 4 एस ए इक्वल टू 3 एस बी। फिर उसके बाद जब बी और सी मिक्स हुए तो एम एस बी डेल्टा टी कितना देगा 4, एम एस बी डेल्टा टी हो गया 4, इसका इसने थर्मल एनर्जी गेन करी उतनी इसने लूज करेगी। एम एस सी डेल्टा टी कितना हो गया 5, एस बी एस सी में रिलेशन आया 5 एस सी इक्वल्स टू 4 एस बी, लिख दिया, डिवाइड किया, एस ए बाई एस सी निकल के आ गया आपके पास 15/16। अब ए और सी को जब मिक्स कर रहे हैं तो एम एस ए डेल्टा टी कितना हो जाएगा बेटा T-12, इसने थर्मल एनर्जी गेन करनी क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, बढ़ेगा, इसने लूज करनी एम एस सी 28-T। बस बेटा एस ए बाई एस सी की वैल्यू पता थी, वो यहाँ पे पुट करी और एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल टी बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। मेरे को लगता है प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूँ, कोई खास बड़ी बातें नहीं, बिल्कुल सिंपल चीजें, ठीक है। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मेरे पास आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, कुछ भी मास है आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लीजिए ये टेम्परेचर है और मैं कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहा हूँ 100 जूल पर सेकेंड मान लो। तो बेटा होगा पता है क्या, तो जब तक जैसे टेम्परेचर जब तक 0 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो ये डिग्री सेंटीग्रेड में है और ये टाइम, तो क्या होगा बेटा, पहले क्या होगा, कुछ टाइम तक वो हीट लेगा आइस पहले, जब पूरी मेल्ट हो जाएगी फिर टेम्परेचर बढ़ना उसका स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा और जब टेम्परेचर बढ़ के उसका हो जाएगा 100, ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर बेटा फिर क्या हो, अब वो थर्मल एनर्जी लेगा जिसके कारण वो मेल्ट हो जाएगा। बेटा देखो मेरी बात सुनो, फ्यूजन जब होगा 80 कैलोरीज लगती है बेटा 1 ग्राम को पिघालने में, तो कम देर में पिघलेगी, पर बेटा इवेपोरेट करने में तो 540 कैलोरीज होती है बेटा 1 ग्राम को इवेपोरेट करने में, तो ज्यादा टाइम लगेगा इवेपोरेट करने में, इसलिए ये टाइम मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है ऐसे। उसके बाद गैस का टेम्परेचर फिर से बढ़ना चालू, एम एस सी डेल्टा टी, मतलब एम एस डेल्टा टी के हिसाब से, मतलब लगातार उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लगातार हीट सप्लाई कर रहे हैं, 1 सेकंड में क्यू सप्लाई कर रहे हैं, तो Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी से 1 सेकंड में कितना टेम्परेचर बढ़ेगा ये पता लगता चला जाएगा। जितनी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, ये तो कांस्टेंट है, उतना टेम्परेचर में राइज कम आएगा। तो वाटर का जब मैंने दिखाया तो मैंने कम दिखाया राइज, स्पेसिफिक हीट वेपर के लिए कम होती है ना, तो डेल्टा टी मैंने देखी ज्यादा दिखा, स्लोप यहाँ ज्यादा दिखा, तो ये स्लोप ज्यादा क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्पेसिफिक हीट का, ठीक है। जब x में 1 आगे जाते हैं तो जो इंक्रीज आता है उसको हम बोलते हैं बेटा स्लोप, y में जो इंक्रीज आता है, तो बेटा देखो ये तो कांस्टेंट है, कितनी हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, जब 1 सेकंड में जो हीट प्रोवाइड कर रहा हूं वो तो कांस्टेंट है ना। अब बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं डेल्टा टी जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा, जब s ज्यादा होगा तो वो कम आएगा, s कम होगा तो डेल्टा टी ज्यादा आएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। चलिए बेटा एक आखिरी क्वेश्चन करके बेटा आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन बेटा ये है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके साथ, है ना। यहाँ पर क्या बेटा मेरे पास 40 ग्राम वाटर है ना, जस्ट ऐसा ना रहे कि सारे के सारे डिफिकल्ट कर लिए मैंने, और मान लीजिए मेरे पास है एक 20 ग्राम वाटर, दूसरा एक और है मेरे पास 20 ग्राम वाटर है ना, और ये है मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और इसको मान लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या आएगा इफ वी मिक्स दीज टू लिक्विड्स, है ना, दोनों वाटर ही हैं, एक बस 50 पे है दूसरा 80 पे है, तो मान लो कि बेटा देखो ये तो पक्का है कि थर्मल एनर्जी लूज करेगा और ये गेन करेगा, दिस विल लूज थर्मल एनर्जी, तो फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा एम एस 1 होता है वाटर का, डेल्टा टी क्या हो जाएगा बेटा 80 - टी, क्योंकि इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना, 80 से टी आएगा, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो मान लो फाइनल टेम्परेचर टी आएगा और इसका बढ़ेगा, तो जितनी इसने हीट लूज करी उतनी ये गेन करेगा, 20 एस डेल्टा टी क्या आएगा T-50। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। यहाँ से एक ही अननोन है टी, वो निकालना, 22 और 50, ये क्या है 160 प्लस 50
160 प्लस 50 130 इज इक्वल्स टू 2t प्लस t 3t। तो यहां से t कितना आ गया प्यारे बच्चों 130/3। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो तो 3 4 12, ठीक है, 1 आया, 3 3 9, ये तो 43 दिखा रहा है। इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर दिया। आइए चेक करते हैं मिस्टेक क्या करी। देखो इसका टेम्परेचर बढ़ना है तो ms डेल्टा टी माइनस 50 बिल्कुल सही, और इसका टेम्परेचर घटना है तो 80 से t होगा तो ms डेल्टा टी, ठीक है बिल्कुल सही। 22 42 इंटू 80 160, 160 प्लस 50, ओह सॉरी 310, आई एम सॉरी, ये प्लस होना था इधर आके, 310 और ये 2t और उधर t 3t हो गया। तो t कितना आ गया प्यारे बच्चों 210 आया था ना, 160 प्लस 50 210, तो 3 7 20, 70 डिग्री सेंटीग्रेड इज द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ। तो बेटा ये आपको टुच्चे क्वेश्चन जरूर करने आने चाहिए, क्योंकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चन तो आसान ही मिलेंगे। बाकी बेटा कल भी हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, तो ये प्रोबेबली आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी आप देखें ध्यान से, इसको ओरली कैसे सोच सकते थे, ms तो दोनों का ms में क्या है, इसका ms डबल है तो इसका डेल्टा टी हाफ होगा, ms डबल है इसका 40 तो डेल्टा टी हाफ होगा, है ना। और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस जो एडिशन होगा, एक ने 80 से कुछ आगे बढ़ना, एक ने 50 से पीछे आना, तो अगर ये चीज डबल है तो ये चीज हाफ आएगी। डेल्टा टी दोनों में कितना डिफरेंस था 30, तो इसका मतलब ये 10 आगे आएगा और 20 पीछे आएगा, सॉरी ये 20 आगे आएगा और ये 10 नीचे आएगा, क्योंकि ms की वैल्यू डबल है तो डेल्टा टी हाफ होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया। तो बेटा ये हो गया कैलोरीमेट्री जो अभी तक हमने पढ़ा है। कल के लेक्चर में बेटा हम क्या करेंगे, पहले एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे और जो आज क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस को दोबारा से टेकअप करेंगे, और फिर कल खत्म करेंगे हम चैप्टर कैलोरीमेट्री, और थर्मल एक्सपेंशन कल ही के लेक्चर में एंड में हम स्टार्ट कर लेंगे प्रोबेबली, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, है ना। तो बाकी आपको आज का काम क्या रहेगा, आज का काम ये रहेगा कि जो क्वेश्चंस मैंने कराए उसको बहुत ध्यान से सुने समझे, है ना, क्योंकि कल भी मैं वैसे वही क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक अगर कमजोर रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा और एक चीज जस्ट मतलब लास्ट में एक चीज और बताया, तो कभी कभी टर्म सुनते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट होता है एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए कितनी थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर मॉलिक्यूलर मास मान लीजिए किसी सब्सटेंस का m है, तो स्पेसिफिक हीट अगर s है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करने के लिए s देनी पड़ रही है, तो m ग्राम के लिए क्या जाएगी ms, तो मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगी मॉलिक्यूलर मास या मतलब और इनटू s, ठीक है। तो ये हो गई मोलर स्पेसिफिक हीट, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए कितनी थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि मोलर स्पेसिफिक हीट ज्यादातर वर्ड यूज होगा थर्मोडायनेमिक्स में, और वहां पर हम अच्छे से इसको सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है, बाकी मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऑल दी बेस्ट। कल मुलाकात होती है कैलोरीमेट्री के कंटिन्यूएशन से।